हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। आइए दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रैक्टिस बुक चल रही है। दोस्तों, हमने इस प्रैक्टिस बुक से अब तक की 7 प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट होगा और दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट से आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपके कमेंट से मुझे अच्छा लग रहा है कि काफ़ी आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। आइए दोस्तों, इसी प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश एडीपीओ की तैयारी को हम कंटिन्यू करते हुए 5 दिसंबर की तारीख को लेकर चल रहे हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, और ये 1 और 2 रोज में मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगा। 10 प्रैक्टिस सेट पूरे आपके कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने बुकों का अधिक रिविज़न कीजिए। ठीक है, और हाँ, कोई मेरी हेल्प लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझसे जो मदद चाहते हैं उस पर फिर मैं आपके लिए जो बन सकेगा कर सकूँगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 8 विधि के प्रश्न क्रमांक 1 से 100 तक की यहाँ बात होगी। ठीक है, हर सेट की तरह इस सेट में भी सीआरपीसी का क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। नंबर 1, सीआरपीसी में सामान्यतः अपील में निर्णय सुनाते समय अभियुक्त के संबंध में क्या सही है। इसके संबंध में दोस्तों अभियुक्त के संबंध में क्या सही है, आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ करने और कुछ अच्छा करने की उमंग होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ए, अभियुक्त को न्यायालय में लाया जाएगा। अभियुक्त को ए ऑप्शन बोलता है कि अभियुक्त को न्यायालय में लाया जाएगा। बी बोलता है अभियुक्त से हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी। अभियुक्त यदि जमानत पर नहीं है तो बाध्य किया जाएगा कि न्यायालय में निर्णय सुनाने हेतु हाजिर हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनके संबंध में अभियुक्त के संबंध में क्या सही है, तो कोई उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सीआरपीसी में यदि संस्वीकृति के दौरान अभियुक्त और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर करना भूल जा गए हों। आइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीआरपीसी में संस्वीकृति के दौरान अभियुक्त और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर करना भूल गए तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस धारा के तहत, वो कौन सी धारा है जिसके तहत प्रभाव पड़ता है। आइए, 279, 280, 281, 282। वो दोस्तों धारा है 281, धारा 281 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शक सिद्धांत पारित किए थे। निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शक सिद्धांत पारित किए थे। आइए देखते हैं गिरफ्तारी संबंधित कौन सा मामला है। डी के वसु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डी के वसु बनाम बिहार राज्य, डी के वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और डी के वसु बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो वो दोस्तों गिरफ्तारी से संबंधित मामला है, वह है डी के वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सीआरपीसी की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान करती है। जैसे कि एविडेंस की धारा 9 बात करती शिनाख्त के बारे में, ऐसे सीआरपीसी की कौन सी धारा शिनाख्त का प्रावधान करती है के बारे में बताती है। धारा 53A, 54A, 55A, 53A। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 54A। ठीक है, याद रखिएगा, सीआरपीसी की धारा 54A शिनाख्त के बारे में का प्रावधान करती है और एविडेंस में धारा 9 इस बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 54A और एविडेंस की धारा 9 शिनाख्त के बारे में बात करती है, और इसकी 9 तो आईएमपी धारा है तो एविडेंस की, इसलिए से भी याद रखिएगा कि शिनाख्त के बारे में एविडेंस में या सीआरपीसी में कहाँ पर कहा गया है। उस एविडेंस में धारा 9 और सीआरपीसी में धारा 54A। उम्मीद करता हूँ 54A आपको याद होगी। आइए आगे चलते हैं। सीआरपीसी में पीड़ित प्रतिकर स्कीम को दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित किस संशोधन के द्वारा प्रावधानित किया गया है। सीआरपीसी संशोधन 2000 अधिनियम 2000 द्वारा, अधिनियम 2005 द्वारा, संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा, संशोधन अधिनियम 2010 द्वारा। तो आइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है
सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। सीआरपीसी में किस संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 25A को अंतः स्थापित किया गया है? धारा 25A को किस संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है? और संशोधन अधिनियम 1995, 2002, 2005, 2006 का सही ऑप्शन दोस्तों संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा। संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा धारा 25A को अंतः स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीआरपीसी के अनुसार एक विवाह विच्छेद महिला ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया। काय के लिए? भरण पोषण के लिए आवेदन किया। यदि वह मुस्लिम है तो सफलता मिलेगी, यदि वह मुस्लिम नहीं है तो ही सफलता मिलेगी। पति अब उसके भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं है। उपरोक्त सभी गलत है दोस्तों। एक विवाह विच्छेद महिला, ठीक है, जिस महिला का विच्छेद हो गया है महिला का अपने पूर्व पति के विरुद्ध, तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 7 का सही है दोस्तों। यदि वो मुस्लिम महिला है तो वह सफलता मिलेगी, तो भी सफलता मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए यह हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी की धारा 432 में दंडाधीशों को क्या करने की शक्ति ये धारा में दी गई है? धारा 432 में दंडाधीशों को क्या करने की शक्ति धारा में दी गई है? लघुकरण या परिहार करने का, लघुकरण या निलंबन करने का, निलंबन या परिहार का या लघुकरण और परिहार का। तो दोस्तों धारा 432 जो बात करती है वो बात करती है निलंबन और परिहार की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, निलंबन या परिहार की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीआरपीसी की धारा 407 में कौन सा आधार नहीं है मामलों को अंतरित करने हेतु? रिजु विवरण हेतु, तथ्य का कोई विशिष्ट प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, पक्षकारों के हित में ऐसा करना अवश्य हो, साक्ष्यों के हित में ऐसा करना अवश्य हो। कौन सा आधार नहीं है दोस्तों? तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, तथ्य का कोई विशिष्ट प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तथ्य का कोई विशिष्ट प्रश्न उत्पन्न हो सकता हो, यह ऑप्शन दोस्तों सही नहीं है, आधार नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीआरपीसी के अनुसार पुलिस रिपोर्ट पर संचित मामले में मजिस्ट्रेट किस धारा का अनुपालन करना अनिवार्य है? पुलिस रिपोर्ट पर संचित मामले को मजिस्ट्रेट विशेष धारा का अनुपालन करना अनिवार्य है। धारा 154 का, धारा 164 का, धारा 173 का या इन सभी धाराओं का। तो उपरोक्त सभी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी धाराओं का, क्योंकि सभी धाराएं पुलिस रिपोर्ट से संबंधित। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक पक्ष विरोधी पक्षकार से प्रतिपरीक्षा कौन कर सकता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक पक्ष विरोधी पक्षकार से प्रतिपरीक्षा कौन कर सकता है? न्यायालय, अपवादी दशा में, साक्षी को बुलाने वाला पक्षकार, ए और बी, उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी। न्यायालय, अपवादित दशा में या साक्षी को बुलाने वाला पक्षकार, ठीक है, कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबूत के भार का साधारण नियम 101 में प्रतिपादित है। सबूत के भार का जो नियम है दोस्तों वो कौन सी धारा में है? 101 में प्रतिपादित है कि जो कोई प्रख्यान करता है उसको यह बात साबित करनी होगी किंतु उक्त नियम का अपवाद किस धारा में वर्णित किया गया है, और इसका अपवाद किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 107, धारा 108, धारा 109, इस सभी धाराओं में। तो 12 का तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सूचना का नियम किसके संबंध में लागू नहीं होता है? सूचना का नियम किसके संबंध में लागू नहीं होता है?
भारत दस्तावेजी साक्ष्य में, प्राथमिक साक्ष्य में, द्वितीयक साक्ष्य में उपरोक्त सभी पर लागू नहीं है। और सूचना का नियम जो है दोस्तों, ये प्राथमिक साक्ष्य पर लागू नहीं होता है। प्राथमिक साक्ष्य पर। आइए बी क्वेश्चन से आंसर सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष जब कोई तथ्य सीधे निम्न में से किसके अनुप्रमाणित किया जाता है तो वहाँ प्रत्यक्ष होता है। दस्तावेजों के, वस्तुओं के, गवाह साक्षी गवाहों के या सभी के। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वस्तु, दस्तावेज, गवाह सभी के। ठीक है, किससे अब अनुप्रमाणित किया जाता है तो दोस्तों सभी से। वस्तुओं से, चाहे वस्तु से करें, चाहे दस्तावेजों से या साक्षी गवाहों से करें, तो सभी के तहत वो दोस्तों क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा संस्वीकृति के संबंध में यदि कोई व्यक्ति पुलिस का गुप्त अभिकर्ता है, कोई पुलिस का क्या है, गुप्त अभिकर्ता है करता है और उसे केवल संस्कृति को सुनने के लिए भेजा गया था, उसे केवल काय के भेजा गया था, संस्कृति को सुनने के लिए भेजा गया था। ऐसी संस्कृति धारा 25 के अनुसार जो पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर से नहीं बल्कि उसकी गुप्त अभिकर्ता से की गई, इस अधिनियम के अनुसार होती है सुसंगत, विसंगत, ग्राह्य, न्यायालय के विवेक पर। तो दोस्तों ऐसी सुसंगति क्या होती है, ऐसी क्या होती है दोस्तों, अधिनियम के अनुसार विसंगत होगी। ठीक है, अभिकर्ता से की गई स्वीकृति दोस्तों विसंगत होगी, वो सुसंगत नहीं मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां देखते हैं। सामान्य नियम या सर्वमान्य नियम है कि कोई व्यक्ति अपने ही कथन कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, ना कि अन्य कार्यों के लिए। परंतु इस उपरोक्त नियम का अपवाद किस धारा में स्पष्ट संबंधित है, बताइए। कोई व्यक्ति, सामान्य नियम है ये कि कोई व्यक्ति अपने ही कथन के कार्यों और उत्तरदायी होता है, ना कि अन्य कार्यों के लिए। परंतु इस धारा का एक अपवाद है, वो किससे संबंधित है, धारा 6, धारा 8, धारा 10, धारा 11। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। धारा 10 इस बारे में षड्यंत्र का ये, ठीक है, बारे में बात करती है। ठीक है, धारा 10 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। धारा प्रश्न क्रमांक 17। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस मामले में स्पष्ट किया है, उच्चतम न्यायालय ने अपने किस मामले में स्पष्ट किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 शिनाख्त के, देखो ये दोस्तों अभी हमने इसकी बात करी थी, ये कि इसका प्रावधान CRPC की किस धारा में है शिनाख्त के बारे में, तो धारा 54A याद रखिएगा। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ती है ये। धारा 9 में शिनाख्त परीक्षण कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो किस बारे में, किस बात में कहा गया था शिनाख्त के बारे में, धारा 9 इस बारे में बोलती है। तो किस बात में कहा गया था, जे किशन बनाम बम्बई राज, रवि किशन बनाम बम्बे, राम किशन बनाम बम्बई राज या श्याम किशन बनाम बम्बई राज। तो है महाराष्ट्र का बात, बम्बई राज्य का, लेकिन इनमें से वो बनाम कौन है, तो आइए 17 का सही ऑप्शन दोस्तों राम किशन बनाम मुंबई राज। ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण बनाम मुंबई राज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विधि आयोग ने साक्ष्य विधि को संहिताबद्ध किए जाने के लिए सन 1868 ईस्वी में सर हेनरी मैन की अध्यक्षता में एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे देश की तत्कालीन हालात के अनुरूप ना होने के कारण मंजूर किया गया। प्रथम विधि आयोग द्वारा, द्वितीय विधि आयोग द्वारा, तृतीय विधि आयोग या चतुर्थ विधि आयोग। दोस्तों किसी विधि की साक्ष्य विधि को हितबद्ध किए जाने हेतु सन 1868 में सर हेनरी मैन की अध्यक्षता में एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे देश के तत्कालीन हालात के अनुरूप ना होने के कारण नामंजूर किया गया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों तृतीय विधि आयोग द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इस सुक्ति का संबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से है, सेलुस पापुल ईस्ट सुप्रीमा लेज, धारा 121, धारा 122, धारा 123, धारा 124।
सही ऑप्शन दोस्तों 19 का हमारा सी, धारा 123 इस बारे में बात करती है। आइए 124, आइए धारा सॉरी प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही नहीं है, इस बारे में बता चुका हूँ, जिसका ध्यान रखना है। तथ्यों की सुसंगति और गृह्यता दोनों विधि पर आधारित है। तथ्यों की सुसंगति विधि पर, जबकि गृह्यता तर्क पर आधारित है। तथ्यों की सुसंगति व तर्क, जबकि गृह्यता विधि पर आधारित है। तथ्यों की सुसंगति और गृह्यता दोनों ही तर्क पर आधारित है। जिसका सही ऑप्शन दोस्तों तथ्यों की सुसंगति तर्क, जबकि गृह्यता विधि पर आधारित है। तथ्यों की सुसंगति तर्क है, जबकि गृह्यता विधि के पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए 21 भारतीय दंड संहिता। ये मामले नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, हार्डिंग बनाम प्राइस राज्य, मेयर हंस राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये सभी वाद मामले किस मामले से संबंधित हैं? ये किससे संबंधित है? दुष्प्रेरण से संबंधित है, या षड्यंत्र से, या दुष्राय से, या प्रयास से? नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश, हार्डिंग बनाम प्राइज, मेयर हंस राज्य बनाम महाराष्ट्र, ये सभी बात दोस्तों किससे संबंधित हैं? तो ये सभी संबंधित हैं दुराशय से। क्या से दोस्तों? दुराशय से। याद रखिएगा, दुराशय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के संबंध में क्या सही है? 34 के संबंध में क्या सही है? यह अपराध का सर्जन करती है, अपितु विधि का नियम प्रावधानित करती है। यह अपराध का सर्जन करती है, अपितु भारतीय दंड संहिता का नियम प्रावधानित करती है। यह अपराध का सर्जन नहीं करती है, अपितु साक्ष्य का नियम प्रावधानित करती है। दोस्तों ये हमारा सही है। यह अपराध का सर्जन नहीं करती है, अपितु साक्ष्य का नियम प्रावधानित करती है। 22 का सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है? संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, सामूहिक दायित्व का सिद्धांत, आणविक दायित्व का सिद्धांत, या सभी? दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर डी सभी के बारे में बात करता है। धारा 149 सामूहिक दायित्व का सिद्धांत, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, या आणविक दायित्व का सिद्धांत। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। आइए डी क्वेश्चन देखिए। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के कौन से खंड से संबंधित है? खंड 1, 300 से खंड 1, 300 से खंड 2, 300 से खंड 3, 300 से खंड 4। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 300 के खंड 3, 300 से खंड 3 के अनुसार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारतीय दंड संहिता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी मार्ग को अवरोधित कर केवल पशुओं को जाने से रोकता है, तो ऐसे व्यक्ति ने किस धारा का अपराध किया है? सिर्फ पशुओं को रोकता है, बाकी चीज़ों पे कोई उन्हें रोक टोक नहीं। तो धारा 337, 338, 341, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। रामलाल चिल्लाता है कि यदि पुलिस अधिकारी उसके अंगूठे का निशान नहीं लेने के लिए मजबूर कर करेगा तो वह लाठी से पुलिस अधिकारी के सिर को तोड़ देगा। रामलाल ने भारतीय दंड संहिता के अधीन कौन सा अपराध किया है? आपराधिक बल को गारित किया, हमला किया, ए या बी, या नहीं हमला नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमला नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन गुप्त रूप से ताक झाक करना होता है। एकांतता के विरुद्ध अपराध नहीं, क्योंकि पीड़ित जानता ही नहीं। आपराधिक अत्याचार, अपमान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आइए भारतीय दंड संहिता की धारा 134 सामान्य आशय, 149 सामान्य उद्देश्य के बीच अंतर उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? सतनाम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, परमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, नानक चंद बनाम हरियाणा राज्य,
नानकचंद बनाम पंजाब राज्य। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नानकचंद बनाम पंजाब राज्य। नानकचंद बनाम पंजाब राज्य। आइए क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय दंड संहिता की धारा 369 से लेकर धारा 369 के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से अपहरण करना ए या बी, ए और बी। 369 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 369 के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से अपहरण करना या अपहरण करना ए, बी या ए और बी। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए या बी, अपहरण या अपहरण। कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? 469, 470, 471, 472। तो आईपीसी की धारा 470, ऑप्शन नंबर बी, आईपीसी की धारा 470। आइए क्वेश्चन नंबर 31। मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985। क्वेश्चन नंबर 31। अधिनियम की धारा 2 में किसकी परिभाषा नहीं दी गई है? अफीम पौस्तरण सांद्र या पौस्तरण सांद्र। सही ऑप्शन नंबर सी, सांद्र की परिभाषा नहीं दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम लागू होगा यदि अपराध 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति ने किया है, धारा 26 के अधीन दंडनीय नहीं है, धारा 27 के अधीन दंडनीय नहीं है, उपरोक्त सभी बातें सही हैं। तो डी, उपरोक्त सभी बातें पर लागू होगी, सही बातें सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। अधिनियम में सबूत का भार किस धारा से संबंधित है? सबूत का भार किस धारा से संबंधित है? 61, 68 आई, 68 जे, 68 के, 68 एल। सही ऑप्शन दोस्तों 68 जे, ऑप्शन नंबर बी 68 जे। आइए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अधिनियम की धारा 3(1) के संबंध में दहेज देना या लेना किस तरह से कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो शासित अधिरोपित की जाएगी? षड्यंत्र या प्रयत्न या दुष्प्रेरण या सभी। तो ये दुष्प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम की धारा 2 किन व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होती है? मुस्लिम शिवविधि सुन्नियों पर, मुस्लिम शिवविधि पर शियाओं पर, मुस्लिम शिवविधि शरीयत पर। यह उपरोक्त सभी गलत है। तो दोस्तों लागू नहीं होती मुस्लिम शिवविधि शरीयत पर, ठीक है, जिसके तहत मेहर है नहीं, वो मेहर की बात कही इस पर, ये दोस्तों शरीयत पर लागू नहीं होती, याद रखिएगा शरीयत पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अधिनियम में विहित सभी प्रयत है आदेश द्वारा, निर्देश द्वारा, नियम द्वारा, विनियम द्वारा। 36 का सही ऑप्शन नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी नियम द्वारा। अधिनियम में मजिस्ट्रेट अपने द्वारा किए गए आदेश में बदलाव किसके द्वारा अपेक्षित करते हुए लिखित में कारण देते हुए बदलाव कर सकेगा? उपांतरण से, प्रतिसंहरण से, परिवर्तन से, सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी सभी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन देखिए। अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया किस विशेष न्यायालय के समक्ष की जा सकेगी? 26 के अंतर्गत दंड न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, सिविल न्यायालय या सभी। तो इसका भी ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा, सभी।
आइए 39, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इस अधिनियम में जब एक से अधिक न्यायालय अभिहित होते हैं तब ऐसे न्यायालय की कार्य का विवरण करता है। विशेष न्यायालय का न्यायाधीश, उस राज्य का उच्च न्यायालय, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, विशेष न्यायालय का श्रेष्ठतम अधिकारी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है विशेष न्यायालय का ज्येष्ठतम अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम के अधीन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मामले को अंतरित कब नहीं करती? जब सौ प्रेरणा पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के आवेदन पर, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, अभिकरण के आवेदन पर। तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय मामले को अंतरित कब नहीं करती? जब वहाँ सौ प्रेरणा से नहीं करती। ठीक है, सौ प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए गर्भधारण पूर्व निदान पूर्व तकनीक अधिनियम 1994 का क्वेश्चन नंबर 41। कोई सदस्य केंद्रीय बोर्ड में लगातार कितनी अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। अधिनियम के अनुसार क्या सही है? अपराध संज्ञेय, जमानती और आसमनी होगा। अपराध आसंज्ञेय, जमानती और समनी होगा। अपराध संज्ञेय, अजमानती और समनी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। अधिनियम में एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी पर अवश्य कार्रवाई करने हेतु कौन सक्षम है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार या समुचित प्राधिकारी? 43 का सही ऑप्शन दोस्तों समुचित प्राधिकारी इसके लिए सक्षम है। आइए कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 देखेंगे। इस अधिनियम की प्रवर्तन दिनांक क्या है? 9 सितंबर 2013, 10 सितंबर, 9 नवंबर 2013 और 9 दिसंबर। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 2013। आइए अधिनियम के अनुसार जहां कर्मकारों की संख्या 10 से कम होती है, सेक्टर होते हैं, संगठित सेक्टर होते हैं, असंगठित सेक्टर होते हैं, असंगठित विभाग होते हैं। 45 का सही ऑप्शन असंगठित सेक्टर होते हैं, असंगठित सेक्टर होते हैं। आइए 46। अधिनियम में किसकी पहचान एवं पते को सार्वजनिक करने हेतु प्रसिद्ध नहीं किया गया है? प्रत्यार्थी की, व्यथित महिला की, नियोजक की और साक्षियों को। किसको नहीं किया गया सार्वजनिक करने हेतु प्रतिषेध? तो दोस्तों नियोजक ऐसा कार्य करता है तो नियोजक को प्रतिषेध करने को नहीं किया गया। ठीक है, बाकी सभी को किया गया है, साक्षियों को संरक्षा, व्यथित महिला को भी और प्रत्यार्थी को भी। ठीक है, नियोजक के बारे में कही गई है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967। इस अधिनियम की धारा 1 भारतीय दंड संहिता की किस धारा में समाहित है? 2, 3, 4 या सभी में? ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। 48। इस अधिनियम में अधिकरण एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा, जबकि सीआरपीसी की धारा 195 और अध्याय 24, सीआरपीसी की धारा 196 अध्याय 25, सीआरपीसी की धारा 195 अध्याय 25, सीआरपीसी की धारा 196 अध्याय 25। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सीआरपीसी की धारा 195 अध्याय 24, सीआरपीसी की धारा 195 अध्याय 24। ठीक है, सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 49। अधिनियम की धारा में मृत्युदंड नहीं मिलता? 10, 14, 16 सभी में मिलता है। तो दोस्तों धारा 14 में नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984
इस अधिनियम में हस्ताक्षर किस दिनांक को हुए थे? 16 जनवरी 1984, 16 फरवरी 1984, 16 मार्च 1984 और 16 अप्रैल 1984। 50 का सही ऑप्शन दोस्तों सी, 16 मार्च 1984 को इसमें हस्ताक्षर हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। लोक संपत्ति के संबंध में समान्यता कौन? लोक संपत्ति के संबंध में समान्यता कोई संस्थान कब तब लोक संपत्ति होगी जब केंद्र सरकार अधिसूचना में निश्चित करे, राज्य सरकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, समुचित सरकार करे या सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है दोस्तों, केंद्र सरकार अधिसूचना में विनिश्चित करे तब लोक संपत्ति होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 52, अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम 1979 का क्वेश्चन 52 बात कर रहा है कि अधिनियम में न्यायालय द्वारा संज्ञान का उपबंध किस धारा में है? न्यायालय द्वारा संज्ञान टोटल दोस्तों में 11 धारा हैं। किस धारा में बताया गया है? धारा 5, 6, 7, 8। तो न्यायालय द्वारा संज्ञान धारा 6, ठीक है, जिला न्यायाधीश द्वारा मामलों का संज्ञान धारा 6 इस बारे में बात करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 53, अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण करने हेतु कौन से उपबंध लागू होंगे? इसी अधिनियम के उपबंध या मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय के उपबंध? मध्य प्रदेश अपराधों के निवारण अधिनियम? कोई नहीं। तो 53 का सही ऑप्शन दोस्तों, इनमें से किसी का नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 54, लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अधिनियम 1984। इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार प्रकाशन की दिनांक क्या है? 15/8/10/2010, 16/8/2010, 17/8/2010, 18/8/2010। लोक संपत्ति इसमें सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 18 अगस्त 2010, 18/8/2010। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इस अधिनियम में नवीनतम संशोधन कब हुआ था? 3 फरवरी 2021, 3 मार्च 2021, 3 अप्रैल 2021। ठीक है, तो इसमें सही संशोधन हुआ दोस्तों 3 अप्रैल 2021 को इसमें नवीनतम संशोधन किया गया। याद रखिएगा 3 अप्रैल 2021 इसी साल इसी, ठीक है, अप्रैल में किया गया था, 3 अप्रैल को अच्छा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का क्वेश्चन नंबर 56। यह अधिनियम मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय केवल मध्य प्रदेश राज्य पर ही लागू होता है, ना कि केंद्र के संबंध में। इस कारण इस अधिनियम को पूर्व स्वीकृति किसने प्रदान की थी? राष्ट्रपति ने, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 57, अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में संपत्ति राज्य सरकार को अधिकृत होती है? 14, 15, 16 या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन दोस्तों धारा 15, कतिपय स्थिति में संपत्ति का अधिहरण, ठीक है, अधिहरण तो जो धारा 15 के अधीन। 57 का सही ऑप्शन धारा 15 और 15। आइए मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 58। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखना, दोनों या ए बी? तो दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 59, अधिनियम के अनुसार नियंत्रण करने संबंधी आदेश जो धारा 22 में दिया गया है किसके संबंध में नहीं होता है? सम्मेलन करने, सभा करने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने? 59 का सही ऑप्शन दोस्तों डी, प्रदर्शन करने। शिविरों, कायावादों, परेडों का नियंत्रण किस धारा में होता है? 21, 22, 23, 24। तो सही ऑप्शन दोस्तों 22, शिविर और कायावादों और परेडों के बारे में नियंत्रण को बताती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये मिस्टेक है, एक आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये आईपीसी लिखा हुआ है, ये इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हैं वो राज्य सुरक्षा अधिनियम के हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन 59, 60 वो 58, 59, 60। ठीक है, ये आईपीसी नहीं है, आईपीसी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आइए, ठीक है, राज्य सुरक्षा के 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट।
आइए आबकारी अधिनियम देखते हैं। आबकारी शुल्क कर योग्य वस्तुओं के अंतर्गत क्या नहीं आता? मादक मदिरा मदिरा मादक मदिरा, बियर, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पिछली बार दोहरा चुके हैं। इसमें क्या आएगा? तो ये सभी आएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी। धारा 28A में कौन व्यक्तियों के किसी वर्ग या किसी संस्था को लेवी के संपूर्ण या किसी भाग का संदाय करने से छूट दे सकेगी? आबकारी अधिकारी देगा, आबकारी आयुक्त देगा, राज्य सरकार देगी या फिर कलेक्टर देगा? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों राज्य सरकार। कौन देगा? राज्य सरकार देगी। आइए क्वेश्चन नंबर 63। निश्चित की गई देशी स्थिति जो भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की न्यूनतम मात्रा के विक्रय के लिए कम उठाई गई मदिरा की मात्रा पर विहित की गई दर से शासित का संदेह करें, वे वाक्य किस धारा में हैं? धारा 27, 28, 29, 30। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धारा 28। आइए SC देखते हैं। एक तो संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के किस अनुच्छेद में बताया गया है? 365, 366, 367, 369। तो धारा 366 खंड 24 और 25 में बताया गया है। ठीक है, 24 में और 25 में बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम में जो उद्देश्य दिया गया है उसमें क्या शामिल नहीं है? पीड़ित को राहत देना, पीड़ित को पुनर्वास करना, शीघ्र विचारण अपराध का विशेष न्यायालय स्थापित करना। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है शीघ्र विचारण अपराध का। आइए 66। यदि लोक सेवक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो कितना दंड मिलता है? ठीक है, वो बताती है लोक सेवक को उपेक्षा, ठीक है, के लिए दंड। तो ये सही ऑप्शन दोस्तों इसका अधिकतम 1 वर्ष भी 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष तो सही है दोस्तों। इसका अधिकतम वहाँ इसका कार्य करता है तो अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा। आइए 67 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अधिनियम में आय के ज्ञात स्रोत को किस धारा में परिभाषित किया गया है? आय के ज्ञात स्रोत को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आय के स्रोत धारा 13 में बताए गए हैं। कोई व्यक्ति रामलाल लोक सेवक को ये सुनिश्चित करने के लिए कि 1000 की रकम देता है कि सभी बोली लगाने वालों में से उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए, दोषी होगा। लोक सेवक रामलाल, ए या बी, ए और बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन है रामलाल। एक व्यक्ति रामलाल लोक सेवक को यह सुनिश्चित करने के लिए 1000 रुपये की रकम देता है कि सभी बोली लगाने वालों में से उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए, तो वो दोषी होगा रामलाल ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 6 संबंधित है संक्षिप्त विचारण से, संक्षिप्त प्रक्रिया से, संक्षिप्त सुनवाई से, संक्षिप्त कार्यवाही से। तो दोस्तों सही ऑप्शन है संक्षिप्त विचारण से ही ये धारा 6 स्पष्ट में बात करती है। आइए आयुध अधिनियम 1959 का क्वेश्चन नंबर 70। इस अधिनियम में अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की किसको शक्ति होती है? पुलिस थाने को भारत शासक अधिकारी को है, निरीक्षक पंक्ति के पुलिस अधिकारी को, उप निरीक्षक पंक्ति का पुलिस अधिकारी को, कोई भी पुलिस अधिकारी मांग करने की शक्ति प्राप्त होती है अनुज्ञप्ति पेश करने की। तो कौन है दोस्तों? सही ऑप्शन बताना है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी पुलिस अधिकारी को। अधिनियम की धारा 44 का उल्लंघन करने पर कितना दंड मिलेगा? अधिनियम की धारा 44 का उल्लंघन करने पर कितना दंड मिलेगा? 3, 5, 7, 10। तो दोस्तों सही ऑप्शन है 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। आइए 72। अधिनियम के तहत सबसे अधिकतम जुर्माना कब आरोपित किया जाता है? केवल मानव जीवन को खतरा होने पर, केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा होने पर, ए या बी, या ए और बी? और सही ऑप्शन दोस्तों ए या बी, या मानव जीवन को खतरा हो या व्यक्तिगत सुरक्षा हो।
सही ऑप्शन दोस्तों 72 का सी हमारा होगा। आइए 73वां क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। कौन सी धारा अधिनियम की कौन सी धारा है जिनमें उपधारणा संबंधी उपबंध किए गए हैं? 28, 29, 29, 31, 28 और 30, 29 और 30। इसका सही ऑप्शन है 29 और 30। अधिनियम में किसी बालक को किसी भी कारण से पुलिस स्टेशन कब नहीं बुलाया जाएगा? किसी भी समय, सुबह, शाम, रात। तो दोस्तों सभी को मालूम है कि रात के समय किसी बालक को नहीं बुलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अमान्यता बालकों को सम्मिलित करने वाली सामग्री के भंडारण के लिए दंड के रूप में कितना जुर्माना आरोपित किया जाएगा? 2000, 3000, 4000, 5000। 75 का सही ऑप्शन है 5000 रुपये किया जाएगा। सही ऑप्शन डी 5000 रुपये। बालकों की देखरेख संरक्षण किशोर न्याय अधिनियम 2015। क्वेश्चन नंबर 76, अधिनियम में प्राधिकरण की संचालन समिति में जो अधिवक्ता है उसके पास कुटुंब विधि में के कितने वर्षों का अनुभव अनिवार्य है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष कुटुंब विधि जो विहित करे। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, अनुभव अनिवार्य है। 77, अधिनियम की धारा 75 में जैविक माता पिता द्वारा बालक को परित्याग किया जाता है तो कितना दंड दिया जाएगा? 1 वर्ष 10,000 रुपये तक जुर्माना, 1 वर्ष 10,000 रुपये तक, 1 वर्ष और 6 माह तक और 10,000 रुपये तक। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 78, अधिनियम में किशोर बालक कर्मचारी का शोषण कब माना जाता है? नियोजन के प्रयोजन के लिए दृश्यमानता, नियोजन के प्रयोजन के लिए बंधुआ रखेगा, ए और बी, ए या बी। सही ऑप्शन दोस्तों ए या बी, या तो वो दस्तमानता या बंधुआ रखेगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी। महिलाओं का शिशुरोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का क्वेश्चन नंबर 79 बात करता है अधिनियम की धारा 4 कब लागू नहीं होती? मूर्ति पर, प्राचीन स्मारक पर, फिल्म पर, सभी पर। ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर, उपरोक्त सभी पर लागू नहीं होती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अधिनियम के अनुसार तलाशी लेने के उपबंध जहाँ तक हो सकेंगे निम्नलिखित में से कौन से उपबंध लागू होंगे? इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध लागू होंगे, भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे, या कोई नहीं। तो 80 का सही ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। आइए अधिनियम अगला एक्ट हमारा भारत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्वेश्चन नंबर 81। यह अधिनियम लिखित में से किसके पर लागू होता है? बिल वसीयत पर, विक्रय संविदा पर, मुख्तारनामा पर। इनमें से किसी पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी पर नहीं। आइए काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारित करने के लिए दंड से संबंधित धारा है। कौन सी धारा है जिसमें बताया गया है? धारा 67, 67A, 67B, 67C। सही ऑप्शन 67B, धारा 67B इस बारे में बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 83, अधिनियम में नियंत्रक के निर्देश के अधीन जो आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा उसको किसको दंड मिलेगा? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। 83 सही ऑप्शन 2 वर्ष तक, बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा से संबंधित आदेश कौन पारित करेगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालय, बाल विवाह विशेष न्यायालय, जिला न्यायालय। 84 का सही ऑप्शन डी जिला न्यायालय। जिला न्यायालय करेगा भैया आदेश पारित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, बाल विवाह से जन्म बालकों की धर्मजिता के संबंध में क्या सही प्रावधान है?
अधिनियम के प्रवर्तन के पूर्व, अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात, ए या बी, ए और बी। तो 85 का सही ऑप्शन ए या बी, या पूर्व या फिर पश्चात, जो भी हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। अधिनियम की परिभाषा खंड की धारा 2 में जिला न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2C, 2D, 2E, 2F। सही ऑप्शन दोस्तों 2E में जिला न्यायालय की परिभाषा दी गई है, 2E में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा, 2E में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अधिनियम की परिभाषा खंड के अनुसार संविधान द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा अभिप्रेत है। सक्षम प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी, समुचित सरकार या कोई नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन है बी, लोक प्राधिकारी। सही ऑप्शन नंबर बी, लोक प्राधिकारी अभिप्रेत है। अधिनियम में पृथक्करणीयता के संबंध में कहाँ प्रावधान किया गया है? दोस्तों धारा 7, 8, 9, 10। दोस्तों सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 10 इस बारे में बोलती है। धारा 10 पृथक्करणीयता के बारे में ही बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। पर व्यक्ति सूचना के संबंध में कितने दिन के दिन अतिरिक्त दिए जाते हैं? 5, 10, 15, तो कोई नहीं। दोस्तों ये धारा 11 इस बारे में बात बताती है 10 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, क्वेश्चन नंबर 90। अधिनियम की धारा 5 में यदि व्यक्ति इसके विरुद्ध अपराध करता है तो वह अवयस्क है तो सज़ा कितनी मिलती है? अवयस्क है तो सज़ा अधिक होगी, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या मृत्युदंड तक। सही ऑप्शन दोस्तों 7 वर्ष तक, 5 के अधीन 7 वर्ष तक। सार्वजनिक स्थान के समीप वेश्यावृत्ति का संबंध किस धारा से है? धारा 7 दोस्तों इस बारे में बात करती है। ठीक है, वेश्यावृत्ति, सार्वजनिक स्थान जिसके समीप वेश्यावृत्ति करना, धारा 7 सीधी ये बात करती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, धारा 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। कोई मजिस्ट्रेट पुलिस से या अन्यथा इत्तला मिलने पर कि धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक स्थान से कितनी दूरी पर होने पर वेश्यागृह बंद करवा देगा? और दोस्तों ये सीधी बात करती है 100, 200, 300, 500। तो ये बोलती है 200 मीटर के दायरे में। ठीक है, 200 मीटर के बारे में बात करती है धारा 7। ठीक है, तो सही ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, 200 मीटर। आइए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का 93वां क्वेश्चन। अधिनियम की परिभाषा खंड के अनुसार मुख्य आयुक्त किसके लिए विपरीत माना गया है? पीड़ित के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, मानवाधिकार के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। 93 का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94। अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा अनुदान किस धारा में दिया जाता है? अनुदान किस धारा में दिया जाता है? ठीक है, राज्य सरकार द्वारा और एक अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा गया राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार देती है धारा 33 के अधीन। ठीक है, 94 का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 33। आइए 95। अधिनियम में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति कितनी अवधि के पश्चात ना होगी? तो दोस्तों सब हर एक में बताया गया है कठिनाई दूर करने की शक्ति जब सरकार को समुचित होता है वो क्रियान्वयन करने के लिए इस ऐसा कार्य कर सकती है, लेकिन वो अधिनियम के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर। तो 92 अधिनियम के प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर। ठीक है, 2 वर्ष के बाद नहीं, 2 वर्ष के तक कर सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। हाँ, ये दोस्तों नेक्स्ट अध्याय और अंतिम अध्याय देखेंगे मोटरयान अधिनियम 1988, क्वेश्चन नंबर 96। उच्च न्यायालय के सामने निरंतर हॉर्न बजाना अधिकतम दंडित होगा। हाई कोर्ट के सामने निरंतर बजाना हॉर्न दोस्तों तो ये दंडित होगा 5,000, 3,000, 2,000 या 1,000। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2,000 रुपये से दंडित होगा यदि वो हाई कोर्ट के सामने हॉर्न निरंतर बजाता रहता है। 2,000 रुपये से दंडित होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 97। पुलिस अधिकारी दुर्घटना के संबंध में
अन्वेषण रिपोर्ट कितनी अवधि में दावा अधिकरण की प्रस्तुत करेगा? पुलिस अधिकारी दुर्घटना के संबंध में, ठीक है, दुर्घटना के संबंध में अन्वेषण रिपोर्ट कितनी अवधि के में दावा अधिकरण को प्रस्तुत करेगा? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। 97 का सही ऑप्शन 3 माह में दोस्तों वो अधिकरण को प्रस्तुत करेगा, 3 माह में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम की धारा 165 के संबंध में क्या सही नहीं है? 65 के संबंध में क्या सही नहीं है? 2 ऑप्शन को ध्यान रखिए। मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई हो, इस संबंध में दावा हो रहा है, दावा हो, या पर व्यक्ति के शरीर को क्षति संबंधी दावे में, या पर व्यक्ति की संपत्ति को नुकसानी के दावे में, या सभी में सही है। तो ऑप्शन नंबर 298 का सही है, ऑप्शन नंबर बी, पर व्यक्ति के शरीर को क्षति संबंधित दावे या, ठीक है, 98 का हमारा सही ऑप्शन होगा बी में दावा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अधिनियम में अपील से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? अपील से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? 171, 172, 173, 174। तो सही ऑप्शन 173 में अपील के बारे में प्रावधान किया गया है, धारा 173 173। आइए लास्ट क्वेश्चन इस विधि का। विधिनियम के अंतर्गत एक बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली कौन करता है? अधिनियम के अंतर्गत बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली कौन करता है? पुलिस थाने का प्रशासनिक अधिकारी करेगा, पुलिस थाने का निरीक्षक पंक्ति का पुलिस अधिकारी करेगा, पुलिस थाने का उप निरीक्षक पंक्ति का पुलिस अधिकारी करेगा, या इनमें से कोई नहीं करेगा? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे ये कंप्लीट हुआ दोस्तों, ठीक है। ये हमारे 100 क्वेश्चन ठीक है ला के हमारे कंप्लीट हुए। आइए हमारा नेक्स्ट अब शुरू होता है सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आइए चलते हैं जीएस की ओर। आइए दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, ठीक है। 35 नंबर के ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। मध्य प्रदेश में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान किस जिले में स्थित है? विदिशा, उदयगिरी, बैतूल, इंदौर। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान हमारा बैतूल में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। भारत की पहली किन्नर महापौर कौन है? दोस्तों ये किन्नर महापौर कौन है? ये भारत की पहली है और ये मध्य प्रदेश की है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, शबनम मौसी, सीना मौसी, कमल जान या कमला ज्ञान। दोस्तों कमला जान इसकी पहली महापौर बनी है, ठीक है। किन्नर महापौर कौन बनी? कमला जान, याद रखिएगा पूछा जाए तो। आइए मध्य प्रदेश में एक गुफा के द्वार पर विष्णु भगवान की वाराह अवतार की प्रतिमा है। मध्य प्रदेश के एक गुफा के द्वार पर विष्णु भगवान वराह की अवतार की प्रतिमा है। ये गुफा किस जिले में स्थित है? ये गुफा किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के विदिशा में, उज्जैन में, बैतूल में या इंदौर में? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये गुफा विदिशा जिले में स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की जवाहरलाल नेहरू अकादमी पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, सागर, बीना। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ये स्थित है सागर में। और साथ ही मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय श्री डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सागर में ही है। इसकी ठीक है, इसे 1946 में दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, सागर से निकलते चल रहे हैं हम लोग तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? संस्कार राजधानी दोस्तों मध्य प्रदेश की उज्जैन, जबलपुर, विदिशा, ओमकारेश्वर। तो हमारी उच्च न्याय हाई कोर्ट जहाँ पर अवस्थित दोस्तों वो कौन सा स्थान है? जबलपुर, ठीक है। हमारी मुख्य पीठ न्यायपीठ हमारी कहाँ पर है? उच्च हाई कोर्ट जबलपुर में। और जबलपुर को ही क्या कहा जाता है? संस्कार की राजधानी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 106 मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर दोस्तों फेमस मंदिर है ये, ठीक है।
और ये कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है, सतना में है, खजुराहो में है, भिंड में है। और दोस्तों मंदिरों के लिए फेमस हमारा उज्जैन के अलावा खजुराहो भी है। और दोस्तों यहाँ पर चंदेल राजाओं के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर, ये खजुराहो ही आएगा। 64 योगिनी मंदिर जो हैं सतना, भिंड, उज्जैन, खजुराहो, तो खजुराहो इसका दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे कवि रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश से। और जैसे जैसे एक पर कवि हमारे हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है, बीना, नरसिंहपुर, विदिशा, इटारसी इटारसी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इटारसी में। इटारसी हमारा यहाँ पर सही होगा, हरिशंकर परसाई का जन्म स्थान। आइए 108 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 109, मध्य प्रदेश के अरहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के अरहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, विष्णुगुप्त के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के या अशोक के। इनका सही ऑप्शन बताना है। विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या अशोक के। तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों अशोक के शिलालेख स्तूप अवशेष प्राप्त हुए हैं, अशोक के स्तूप, ठीक है, के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश मैग्नीज नगरी किसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश की मैग्नीज नगरी किसको कहा जाता है, सिंगरौली को, सतना को, बालाघाट को, पीतमपुर को। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बालाघाट को मैग्नीज राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, बालाघाट मैग्नीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, रीवा, जब ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में ही इसे स्थापित किया गया था। पहला कृषि विश्वविद्यालय ही याद रखिएगा जबलपुर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश का और संपूर्ण भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश का और संपूर्ण भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, जो मध्य प्रदेश में स्थान से हुआ था और भारत का भी पहला हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा बैतूल, विदिशा, नीमच, जबलपुर। तो इसका भी सही ऑप्शन दोस्तों जबलपुर। जबलपुर हमारा दोस्तों काफ़ी फेमस रहा है इतिहास में, जबलपुर। उसके बाद हम बात करें विदिशा और उज्जैन, ये काफ़ी फेमस हो, यहाँ पर काफ़ी राजाओं के राज रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा। और एक साथ में ग्वालियर। बाकी भी स्थान महत्वपूर्ण है लेकिन ये काफ़ी बार देखे जा सके। अभी देखिए जबलपुर आपको 4 से 5 ऑप्शन में देखने को मिले हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश में किस महाराज के दरबार में थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के किस महाराजा के दरबार में रहे थे, भोपाल के, विदिशा के, मेहर के, उज्जैन के। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मेहर के राजा के समक्ष, ठीक है। अलाउद्दीन खान किस राजा के दरबार में रहे थे, तो मेहर के राजा के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 114, निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है। निर्गुड़िया गायन निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं है, मालवा क्षेत्र, बघेलखंड में, निमाड़ में, इन सभी में। दोस्तों इनका सही ऑप्शन है ये बघेलखंड में प्रचलित नहीं है, बाकी मालवा निमाड़ में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बघेलखंड में प्रचलित नहीं है निर्गुड़िया गायन शैली, बाकी मालवा निमाड़ में है। अर्थरी गीत किस क्षेत्र के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अर्थरी गीत किस क्षेत्र के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अर्थरी गीत जो है वो मालवा के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन नंबर ए, मालवा के लोगों द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के तानसेन थे, उनका वास्तविक नाम क्या है, श्यामतनु पांडे, कृष्णतनु पांडे, रामतनु पांडे या रामकृष्ण तनु पांडे। सॉरी दोस्तों, रामकृष्ण पांडे। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी को याद होगा, कभी इसमें से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इसका सही ऑप्शन दोस्तों रामतनु पांडे, ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे इसका सही होगा। सशस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। और दोस्तों ये हमारी प्रमुख नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर, ठीक है, स्थित है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 118, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आइए, चंबल नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये सारे हमारे बांध जो हैं ये चंबल नदी पर स्थित हैं। चंबल नदी हमारा सही होगा, चंबल नदी। आइए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? नरदोही, राला मंडल, तो ये सब गलत, थोड़ा मिस्टेक है। राला मंडल, रास मंडल या राला मंडल, ठीक है दोस्तों। और सही ऑप्शन इसका राला मंडल, ठीक है। राला मंडल हमारा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। आइए 120, ग्रेटर गंगाओं परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन, तवा, केन, नर्मदा। दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये हमारे ग्रेटर गंगाओं परियोजना केन नदी पर स्थित है। सही ऑप्शन दोस्तों सी हमारा सही होगा, केन नदी पर। ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मैंने बताया था आपको पिछली बार कि ताजुल मस्जिद भारत की और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये भोपाल में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने, नूरजहाँ अंसारी ने, शाहजहाँ बेगम ने या नूरजहाँ बेगम ने। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। इसे याद भी रखेंगे हम लोग कि शाहजहाँ, नूरजहाँ अंसारी, शाहजहाँ बेगम और नूरजहाँ बेगम। इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी, शाहजहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम ने इसका निर्माण कराया ताजुल मस्जिद का, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का मालवा अखबार किस भाषा में प्रकाशित होने वाला था? हिंदी, उर्दू, मालवी, निमाड़ी। तो ये हमारा दोस्तों मालवा अखबार हिंदी में प्रकाशित होने वाला अखबार था और उर्दू में प्रकाशित होने वाला ग्वालियर अखबार था जो पहला था, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? उज्जैन, ग्वालियर, महर, विदिशा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है महर को संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है, महर। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा सी, महर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। आइए, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? कुंजीलाल शर्मा, कुंजीलाल पांडे, कुंजीलाल दुबे और कुंजीलाल मिश्रा। दोस्तों मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश के, ठीक है, विधि पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कुंजीलाल दुबे। और मध्य प्रदेश के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भी हाल ही में उज्जैन में कालिदास समारोह चल रहा है दोस्तों, कालिदास जी को ही शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? फेमस मेला है दोस्तों, ठीक है। और ये देजुल, झाबुआ, रीवा, खंडवा, तो ये खंडवा का फेमस मेला है, ठीक है। खंडवा इसका सिंगाजी का सही ऑप्शन होगा, खंडवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों जोगेश्वरी का मेला ये काफ़ी फेमस मेला है और ये चंदेरी में आयोजित किया जाता है और चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है, ठीक है। याद रखिएगा जोगेश्वरी का मेला मध्य प्रदेश के चंदेरी में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? चंदेरी में लगता है, याद रखिएगा, चंदेरी यहाँ पर फेमस क्वेश्चन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 27वां यहाँ है। माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है 127 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा डी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सही ऑप्शन होगा। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जंतर मंतर मध्य प्रदेश में, इसके अलावा राजस्थान में भी, जयपुर में दोस्तों जंतर मंतर काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है और दिल्ली में भी। तो ये जंतर मंतर दोस्तों सवाई जयसिंह राजा के द्वारा बनवाया गया था और मध्य प्रदेश में भी अवस्थित है दोस्तों, जो उज्जैन शहर में अवस्थित है, ठीक है। जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी कलाकारी है, यदि आप लोग का जाना हो तो जरूर देखिएगा, ठीक है। जंतर मंतर कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये जंतर मंतर उज्जैन में है, राजा सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। और अन्य स्थानों पर भी ये बने हुए हैं। आइए, बड़वानी, सागपुर, सीहोर, ठीक है, तो उज्जैन हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए, बाकी गुफाएं फेमस तो क्वेश्चन, बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश की झाबुआ, विदिशा, धार, रायसेन, तो ये धार में स्थित हैं, ठीक है। बाकी गुफाएं दोस्तों कहाँ हैं? धार में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हम गुजर रहे हैं दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा किस प्रदेश को लगती है? फिर ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों सीमाओं से है। तो आइए देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सबसे कम सीमा की हम बात करें तो गुजरात से सबसे कम सीमा लगती है, मात्र 2 जिले हमारे अलीराजपुर और झाबुआ इससे
से लगे हुए हैं, बाकी हमारे बाकी राज्य बड़े हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य हमारा गुजरात है, मात्र दो जिले से स्पर्श होते हैं, झाबा और अलीराजपुर, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देखिए दोस्तों, दो कवियों के यहाँ नाम आए, एक तो माखनलाल चतुर्वेदी भी आ चुका है, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ है? विदिशा, धार, रायसेन, होशंगाबाद। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी का होशंगाबाद में हुआ था। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों गंगा के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी परिचय दिया था। ये गंगा जो है मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, और मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन। ISO 2001-2008 का अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पेंच, सतपुड़ा, संजय, वन विहार। 233 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वन विहार। वन विहार दोस्तों हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने क्या पाया 2001 और 2008 का अवार्ड पाने वाला। ठीक है, याद रखिएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है हमारा मध्य प्रदेश के धार, सागर, रायसेन, विदिशा। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों विदिशा। ठीक है, अब अभी तक देखो आपने दोस्तों कि अधिकतर क्वेश्चन हमें इतिहास से यदि देखने को मिलते हैं, तो वो इतिहास के हमें या तो विदिशा से, जबलपुर से, या फिर उज्जैन से देखने को अधिकतर मिले हैं। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इंदौर, रायसेन, विदिशा, सीधी। इसका सही ऑप्शन दोस्तों रायसेन। रातापानी अभ्यारण्य हमारा रायसेन में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देश के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं? देश के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं? दोस्तों आइए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। सुरेंद्र प्रधान, अर्जुन प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान या संजय प्रधान। इसका सही ऑप्शन दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान देश के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। भारतीय हिंदी सिनेमा में द फर्स्ट खान के नाम से किसको जाना जाता है? द फर्स्ट खान के नाम से किसको जाना जाता है? सलमान खान, शाहरुख खान, मोहम्मद यूसुफ खान, आमिर खान। इसका सही ऑप्शन दोस्तों मोहम्मद यूसुफ खान को जाना जाता है। मोहम्मद यूसुफ खान को जाना जाता है। आइए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक कौन बनी? संजना पटेल, रजनी पटेल, वानिकी पटेल, माना पटेल। ऑप्शन नंबर डी, माना पटेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, याद रखिएगा, दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम भारत में बनने जा रहा है। वो किस शहर में है? कानपुर में है, बिलासपुर में है, जयपुर में है या रायपुर में है? इसका सही ऑप्शन दोस्तों जयपुर। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा जयपुर में। आइए 140। किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया था? फरमान बासा को, देवेंद्र झाझरिया को, मरिप्पन थंगावेल को या सुभाष जाधव को? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों मरिप्पन थंगावेल को। ठीक है, याद रखिएगा, मरियप्पन थंगावेल को चुना गया था। भारत के नए चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? अनूप चंद्र पांडे, विजय मोहन पांडे, विनोद चंद्र पांडे, संजय कुमार पांडे। इसका सही ऑप्शन दोस्तों अनूप चंद्र पांडे को चुना गया। अनूप चंद्र पांडे को। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजनाओं के शुरू की है? अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। 142 का सही ऑप्शन दोस्तों राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, याद रखिएगा, अनुप्रति कोचिंग योजना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
राय कुमार मिश्रा, वयन कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, राजेंद्र कुमार मिश्रा। सही ऑप्शन दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है, अरुण कुमार मिश्रा। आइए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच लेकर आया हूं मैं अब। किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों, जिनके माता पिता यहाँ पे शांत हो गए, ठीक है, कारण कोविड के कारण मर गए हैं, कि बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है, वो कौन सा राज्य है? वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वो झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। दोस्तों वो राज्य हमारा मध्य प्रदेश ही है, जिसने मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है, ठीक है। जो कोविड से हुए अनाथ बच्चे, ठीक है, जिनके माता पिता शांत हो गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की गई है, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अभी अप्रैल माह में किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनाया गया है? पहली महिला चेयरपर्सन बनाया गया है किसके लिए? नेस्कॉम के लिए। तो कौन है? मनीषा पटेल है, सुनीता मेनन है, रेखा मेनन है या अनीता मेनन है? दोस्तों वो महिला है रेखा मेनन। ऑप्शन नंबर 145 का सी हमारा यहाँ पर सही होगा, रेखा मेनन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 146, वो पहला खाड़ी देश कौन सा है तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला है बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान। दोस्तों वो है हमारा यूएई, जो इजराइल में दूतावास खोलने वाला है, यूएई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? 3D स्टील पैदल पुल यात्री खुला है दुनिया का पहला। लिवरपूल, मैनचेस्टर, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। माकी काजी किस खेल के निर्माता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? क्रॉसवर्ड, सुडोकू, स्पेलिंग कंपटीशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सुडोकू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने सितंबर माह 2021 में यूएस ओपन 2021 टेनिस में महिला एकल खिताब जीता? सिमाना हालेप, एमा रादुकान, लेला फर्नांडीज, स्टेफी ग्राफ। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों एमा रादुकान, याद रखिएगा एमा रादुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लगातार चौथी बार सबसे अधिक बार 73वें एमी अवार्ड जीतने वाले अश्वेत व्यक्ति कौन हैं? पीटर मॉर्गन, युगारस मैथ्यू, रूपाल प्राइम टाइम, अलेक्जेंडर टोनी। तो दोस्तों चौथी बार सबसे अधिक बार 73वें एमी अवार्ड जीतने वाले रूपाल प्राइम टाइम। सही ऑप्शन रूपाल प्राइम टाइम, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल कर जीएस को यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पर जीएस के हमने दोस्तों 50 क्वेश्चनों को देखे हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।